गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन भी बराबर से कर रहे होंगे। आज के टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें एक एग्रीमेंट किया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी। तो आइए देखते हैं कि क्या नीड अराइज हुई थी कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनको एक एग्रीमेंट कंक्लूड करना पड़ा ट्रेड इन एग्रीकल्चर में। सो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। देयर वाज अ डायर नीड टू रिफॉर्म द ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एज द कल्चरल ट्रेड वाज डिस्टॉर्टेड विद हाई सब्सिडीज एंड अदर प्रैक्टिसेस दैट डिस्टॉर्टेड इट। तो फ्रेंड्स, एक नीड अराइज हुई थी, वही जो हमारा टाइम था 1980 के अराउंड, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि हर कंट्री अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही थी, जिससे कि ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत डिस्टॉर्ट हो रही थी। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में राइस की खेती होती है, ठीक है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट जो राइस के फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर सब्सिडीज़ देने लग जाए तो क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसको प्राइस बहुत कम प्राइस में चावल मिलेगा और साथ ही साथ फार्मर को भी फ़ायदा होगा। तो इससे ये एक डायरेक्ट फ़ायदा तो हो गया कंज्यूमर्स को, बट अगर आप देखें तो इससे ग्लोबल जो ट्रेड है वो कैसे इम्पैक्ट होता है। अगर आपको इंडिया में ही चावल 20 रुपये या 18 रुपये किलो में मिलने लग जाएगा तो क्या आप कभी भी दूसरे देश से चावल मंगवा के खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो कभी भी इंडियन मार्केट में अपने चावल या राइस के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में मार्केट में अवेलेबल है चावल 18 रुपये पर किलो में। तो ऐसी प्रैक्टिस जो कि ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिस्टॉर्ट करती हैं, उसमें हिंड्रेंसेस पैदा या बाधा पैदा करती हैं, उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। मतलब जो ट्रेड के फ्री फ्लो को रोकती हैं। तो 1980 के दशक में ऐसा ही हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही थी, जिससे कोई भी अगर एक दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती है प्रोडक्ट तो वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा पड़ता था एज़ कम्पेयर टू जो उस कंट्री में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे थे। तो फिर से ही हम उसी कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं जिसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं, जो करीब 8 साल चली थी कॉन्फ्रेंस और कंक्लूड हुई थी 1994 में, जिसका जो रिज़ल्ट निकल के आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एक एग्रीमेंट जो हुआ था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हुआ था और उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। For this negotiation were held in Uruguay round and it resulted in two things. तो ये एग्रीमेंट था, इससे दो चीज़ें निकल के आई। फर्स्ट, इट इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स ऑन मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इन तीन चीज़ से रिलेटेड इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। फर्स्ट थिंग तो ये थी। और सेकेंड जो इस चीज़ एग्रीमेंट से इसका रिजल्ट निकल के आया वो ये था, इट took away the traditional exception which agriculture had been hiding from the full force of general GATT discipline। तो क्या हो रहा था, जो GATT था, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड थे, इसमें सिर्फ ट्रेड ऑन गुड्स इन्वॉल्व था, ठीक है। तभी तो बाद में ऐसा हुआ था, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस याद हों, कि बाद में सर्विसेज एंड IPR के ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, WTO के अंडर। और सेम टाइम पहले एग्रीकल्चर इंक्लूडेड नहीं था गैट में, इसीलिए ही अब एक एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डाला गया जो कि ट्रेड ऑन एग्रीकल्चर को गवर्न करेगा, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये क्यों इसको लागू किया गया। चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे एग्रीमेंट के। द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मेंशंस दैट इट अप्लाइज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिर्फ चावल और दाल होते हैं, इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो हम देख लेते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नॉट ओनली कवर द बेसिक प्रोडक्ट्स सच एज वीट, मिल्क एंड लाइव एनिमल्स, बट ऑल्सो कवर्स द डिराइव प्रोडक्ट। अगर इन चीज़ों से कोई और प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं, मान लीजिए दूध से क्या बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, और दाल से और क्या चीज़ें बनती है, जैसे एक टोफू होता है, वीट से भी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वाइन्स बनती हैं, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। वाइन्स भी कहाँ से, फ्रूट्स को मिक्स करके, क्रश करके, उसका जब फर्मेंटेशन होता है तो वही तो वाइन बनती है। टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जूट होता है, ये सब भी एग्रीकल्चर जो ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके एम्बिट में आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो हम डायरेक्टली जो हम सब जानते हैं खेती करते हैं हम चावल की, दालों की या फिर कॉटन की, ये नहीं, जो बल्कि इनसे डिराइव्ड और भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि पनीर, दूध, दही, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होगा। इस एग्रीमेंट के 3 पिलर्स हैं जो कि मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे।
तो पहला है मार्केट एक्सेस. मार्केट एक्सेस मीन्स द राइट which exporters have to access a foreign market. In simple terms, this provision calls for access to imported agriculture products in the member countries. जो WTO के members हैं उनको अपने markets खोलने पड़ेंगे दूसरी countries के लिए, ताकि वो भी अपने products का supply member countries में कर पाए. ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया WTO का member है तो इंडिया बोलेगा नहीं, हम agriculture products सिर्फ अपने यूज़ करेंगे, कोई और country हमारे देश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको मार्केट एक्सेस देना होगा दूसरी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको. certain provisions were added in the agreement which helped in smooth flow of trade, like trade facilitation, which required the member countries to meet certain percentage of their domestic demand for agriculture through imports. हर एक कंट्री पे कुछ कोटा फिक्स्ड है, कुछ परसेंटेज फिक्स्ड है कि इतना परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट से ही पूरा करना है. इवन इफ आप सेल्फ सफिशिएंट है उसके बाद भी. मान लीजिए कि अगर हमारे देश में चावल की खेती होती है और हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से चावल मंगवाने की, लेकिन फिर भी आपको कुछ परसेंटेज जो है वो इंपोर्ट करना ही होगा. इससे क्या होगा? ट्रेड का फैसिलिटेशन होगा, ट्रेड बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में. Another provision that was added in market access was tarification, which called for converting non-tariff barriers like sanitary measures, licenses to tariff equivalent. तो जो कंट्रीज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है जैसे कि सैनिटरी मेजर्स या लाइसेंसेस, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, तो पहले समझ लीजिए. तो ये जो हमें नॉन टैरिफ बैरियर्स थे इनको टैरिफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ क्या कर रही थी, टैरिफ बैरियर्स के थ्रू नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के थ्रू ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रही थी. तो जो ये एग्रीमेंट था उसमें ये तय हुआ कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हमको टैरिफ में कन्वर्ट करना है. बैरियर्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो पूरा ले चुकी हूँ. आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो को रेफ़र करिए. टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जिसमें आप कोई ड्यूटी या चार्जेस लगाते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जैसे सैनिटरी मेजर्स, लाइसेंसेस, ये सब. इनके ऊपर डिटेल वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है डोमेस्टिक सपोर्ट, वो क्या है? जो सेकंड पिलर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का. So domestic support is the help that the government of a country provides to its farmers or the producers in the form of minimum support price, that is domestic subsidies. ठीक है, तो हर देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करती है, अपने फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और ये अगर आपने देखा हो तो इंडिया में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चलता है. जब फार्मर्स को उनके जो प्रोडक्ट है उनके प्रोड्यूस का सही प्राइस नहीं मिलता तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और बोलती है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो हमें उससे मतलब नहीं, हम आपको मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करेंगे, इतना गारंटीड प्राइस तो प्रोवाइड करेंगे. मान लीजिए अगर चावल है उसका प्राइस मार्केट में 18 रुपये प्रति केजी से हटकर 8 रुपये प्रति केजी हो गया है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी सो दैट फार्मर्स को नुकसान ना हो. और वो बोलेगी मार्केट में चाहे जो मर्जी प्राइस हो, लेकिन मैं आपसे चावल 12 रुपये प्रति केजी में प्रोक्योर करूँगा या आपको 12 रुपये प्रति केजी प्रोवाइड होगा. तो ये जो ऐसी प्रैक्टिस होती है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस का सपोर्ट फार्मर्स को दे ही रही है. इनको डोमेस्टिक सब्सिडीज़ या डोमेस्टिक सपोर्ट भी कहा जाता है, और इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है ग्रीन बॉक्स, सेकेंड है ब्लू बॉक्स, और थर्ड है अम्बर बॉक्स. तो जो सब्सिडीज़ ग्रीन बॉक्स में आती है उन सब्सिडीज़ को के लिए माना जाता है कि वो बिल्कुल भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है, बल्कि वो हेल्दी ट्रेड को प्रमोट करती है. और इनके ऊपर WTO द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई है. दी सब्सिडीज़ आइदर डोंट डिस्टॉर्ट द ट्रेड एट ऑल, और अगर डिस्टॉर्ट करेंगी भी तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे करेंगी, और इन पे कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है WTO द्वारा. एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, सब्सिडीज़ अंडर एनवायरमेंटल प्रोग्राम. अगर आपकी सरकार आपको एग्रीकल्चर के लिए कोई ट्रेनिंग दे रही है या कोई इक्विपमेंट दे रही है तो ये सब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ होती हैं. इसके ऊपर या कहीं भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती. भाई ये तो फार्मर के भले के लिए है ना, कि आज गवर्नमेंट उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उनको ट्रेन कर रही है कि किस तरीके से और अच्छा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसे अगर कोई सपोर्ट देती है गवर्नमेंट तो उसको हम किसके अंडर डालते हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में. फिर दूसरी आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी.
देखते हैं क्या होता है। दीज सब्सिडीज लिमिट प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटाज। अकॉर्डिंग टू द WTO, ब्लू बॉक्स इज द एम्बर बॉक्स सब्सिडी विद कंडीशन अटैच। तो ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है ना, ये एम्बर बॉक्स का ही एक पार्ट होता है, लेकिन कुछ इसके साथ कंडीशंस जुड़ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती क्या है। मान लीजिए आप फार्मर है और आपके पास 1 एकड़ की एक ज़मीन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आएगी और वो आपको बोलेगी कि मेरे हिसाब से आपको इस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए या आपको इस पे खेती करने के लिए 10,000 रुपये के फर्टिलाइज़र सफिशिएंट है और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इस पे 100 kg अनाज आपका उग सकता है। उससे ज़्यादा आप अगर उगाएंगे तो ये फर्टिलाइज़र कम पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, लिमिट कर रही है प्रोडक्शन कि आप मेरे अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 100 kg ही उगाएं, वो आपके लिए सही रहेगा, तभी आपको जो मैं 10,000 रुपये के फर्टिलाइजर्स या सीड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सफिशिएंट रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अंत में लिमिट हो रही है प्रोडक्शन, और बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटा। इसमें गवर्नमेंट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाती है, लेकिन सिर्फ उनको बता देती है कि आपकी ज़मीन के अकॉर्डिंग इतना ही आपको उगाना चाहिए। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में भी अभी तक गवर्नमेंट कोई इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट जितना चाहे इसमें ब्लू बॉक्स सब्सिडी में डाल सकती है। अब चलते हैं थर्ड जो टाइप की सब्सिडी बॉक्स है, जिसको कहते हैं एम्बर सब्सिडी बॉक्स, और ये सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है हमारे ट्रेड को, सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी फ्री फ्लो ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। These subsidies that distort the international trade by making the products of a particular country cheaper in the international market as compared to same or similar product from another country is slotted under this box. Example, input subsidies such as subsidy on electricity, seeds, fertilizers, irrigation, etc. अब मान लीजिए ऐसा होता है किसी दिन कि भारतीय सरकार अनाउंस कर देती है कि आज से जितना भी किसानों का खर्चा है सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का और इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब भारतीय सरकार पे करेगी। फार्मर से कोई बिल नहीं लिए जाएंगे, कोई सीड्स के पैसे नहीं लिए जाएंगे, कोई फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, सिर्फ जो खर्चा आ रहा है वो लेबर का आ रहा है, बाकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो तो सारी भारतीय सरकार उठा रही है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फार्मर है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द सामान तो फ्री में मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब वो फार्मर्स वही प्रोडक्ट को बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो सामान, मान लीजिए कि राइस है, और अगर वो ये सारी सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से 8 रुपये पर केजी में फार्मर बेच रहे हैं, जब वो इसको बाहर भेजेंगे दूसरी कंट्री में, मान लीजिए इसको हमने एक्सपोर्ट किया चाइना में, और चाइना में अगर वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 15 रुपये पर केजी, तो जब ये इंडियन एक्सपोर्टर वहाँ पे ये 8 रुपये पर केजी में जाके चावल बेचेगा, तो कोई भी चाइनीज़ जो लोग हैं वो क्यों 15 रुपये पर केजी में अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो क्या खरीदेंगे, इंडियन चावल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। तो इससे क्या हो रहा है, चाइनीज़ जो मार्केट है राइस की वो ख़राब हो रही है, वहाँ के जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट वहाँ जाके इस तरीके से compete कर रहा है कि वहाँ के सिटीजन्स अपने देश में उगाया हुआ चावल खरीदने की बजाय इंडियन चावल को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। तो ऐसी अगर कोई भी सब्सिडी कोई भी सरकार देती है अपने किसानों को, तो वो उसको हम एम्बर बॉक्स में डालते हैं, और ऐसी सब्सिडीज़ पे WTO की रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको एक लिमिट तक ही अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। इस पे एक डी मिनिमस क्लॉज लगता है, लेकिन हमें इतना डिटेल में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बस ओवरव्यू चाहिए था कि क्या होता है डोमेस्टिक सपोर्ट में। उसको 3 तरीके के बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ होती हैं वो कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ होती हैं उसमें एक प्रोडक्शन कोटा लगा दिया जाता है, लिमिट। और जो ये एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडीज़ होती हैं, ऐसी सब्सिडीज़ डेफिनेटली ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। आइए चलते हैं हमारे डर पे, जो कि है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आर स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज इंक्रीज फॉरेन सेल। अब मान लीजिए भारतीय सरकार जो वीट उगाने वाले किसान है उनको बोलती है कि अगर आप ये जो गेहूँ है इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको 10 रुपये प्रति केजी सब्सिडी दूंगा, या मैं आपको आपके अकाउंट में जितने आप चावल एक्सपोर्ट करेंगे हर केजी के आपको 10 रुपये आपके अकाउंट में मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो गेहूँ उगा रहे हैं सारे किसान, उनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के बाहर के मार्केट में बेचना है। तो इससे दूसरी कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है उसको क्या नुकसान होगा, यहाँ से प्रोडक्ट सस्ता जाएगा।
एक और तरीके से सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है अपने किसानों को। मान लीजिए वो बोले कि आप चावल या गेहूं जो है बाहर भेज रहे हैं, आप भेजिए, जितनी भी शिपमेंट कॉस्ट आएगी वो भारतीय सरकार पे बेयर करेगी या पे करेगी। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स इनकरेज होंगे कि ठीक है, हमें तो शिपिंग का खर्चा उठाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट अपना जो चावल है या गेहूँ है बनाना है, उसको पैक करना है और जाके शिप में लोड करना है, और अपने आप जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी और शिपिंग का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगी। वही हुआ, जब ये प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में पहुंचेगा तो एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट या दूसरी मान लीजिए चाइना है, वो ए बी और सी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं राइस, तो ए कंट्री से आ रहा है 32 रुपये पर के जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करके, बी से आ रहा है 33 रुपये पर केजी, और जो सी है उसकी सरकार अगर ये बोल रही है कि शिपिंग कॉस्ट तो सरकार पे करेगी, तो ये चावल वहाँ पे कितने का पड़ेगा, मान लीजिए 30 रुपये प्रति केजी में मिल रहा है। तो जो सी, ये जो चाइना है, यहाँ के सिटीजन्स कौन से चावल को प्रेफर करेंगे, वो इस चावल को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सबसे सस्ता है। तो इन दो कंट्री के लिए तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, कि यहाँ की सरकार ऐसी सब्सिडीज़ दे रही है अपने एक्सपोर्टर्स को कि ए और बी कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसी सब्सिडीज़ पे भी रोक लगाई गई है WTO द्वारा। तो हमने 3 पिलर्स को पढ़ा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के। फर्स्ट था मार्केट एक्सेस, जिसमें जो मेंबर कंट्रीज़ है उनको अपने मार्केट ओपन करने पड़ेंगे दूसरी मेंबर कंट्रीज़ के लिए। सेकंड था डोमेस्टिक सपोर्ट, जिसमें जो सरकार है वो अपने किसानों को सब्सिडीज़ देती है डोमेस्टिक सपोर्ट के नाम पे। और थर्ड है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इन तीनों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए थे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। सो फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स आते हैं, मान लीजिए एक एग्रीमेंट था जो ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक था इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड, एक हो गया ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं ये सबके हित के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है किसी कंट्री के फार्मर्स के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी के लिए अच्छे। ये जो होते हैं इसमें ये इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि इसमें सबका फ़ायदा हो, कंट्रीज़ की सरकारों का भी फ़ायदा हो, वहाँ के सिटीजन्स के लिए भी फ़ायदा हो, आम लोगों के लिए, और वहाँ के जो किसान लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। प्लीज़ इस चीज़ को रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको हाथों हाथ क्लियर कर सकें। सो फ्रेंड्स, स्टे फिट एट होम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।